हेलो स्टूडेंट, सभी को मेरा नमस्कार। चलिए आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड में पहली ग्लैंड स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसको आप और क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं भाई? पीयूष ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका और क्या नाम है? इसका नाम है सेरिब्रल हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, इसका एक और नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, ये भी इसी का नाम है। अच्छा, और भी कोई नाम है? बिल्कुल है। क्या है? मास्टर ग्लैंड। क्या नाम है इसका? मास्टर ग्लैंड है। अच्छा, और भी कोई नाम है? बिल्कुल है। देखिए और क्या है? लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी है उसका लीडर है। तो यहाँ मैंने बहुत सारे नाम लिखे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। और जो मास्टर ग्लैंड है वो मैं नहीं कह रहा, ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म दिया था विसेलियस ने। विसेलियस किसने कहा था भाई? विसेलियस। ये टर्म किसके द्वारा दिया गया? बाय विसेलियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया। और उन्होंने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि ये अपनी बॉडी की जो अन्य ग्लैंड्स हैं उन सब के ऊपर कंट्रोल रखती है। वर्तमान में अगर प्रेजेंटली हम बात करें तो लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा है, मास्टर ग्लैंड है। इन टर्म्स को जनरली यूज नहीं किया जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि भी अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल में काम करती है। इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर जो हाइपोथैलेमस है, नाम कंफ्यूज ना हो, इसलिए आजकल ऐसे नामों से हम बचते हैं। लेकिन फिर भी अगर सवाल पूछा जाए कि मास्टर ग्लैंड क्या है, तो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड आंसर देना है। सबसे पहले बात आती है कि पोजीशन। मास्टर ग्लैंड होती कहाँ पर है? पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। स्थिति कहाँ पर है? ये प्रेजेंट कहाँ पर है? तो देखिए मैंने लिखा है वेंट्रल सरफेस ऑफ डायनसेफेलॉन, बीनीथ हाइपोथैलेमस एंड बीनीथ ऑप्टिक क्याज्मा। देखो, इसको समझने के लिए आप इधर देखिए कि ये हमारा जो ब्रेन है, इस तरह से हमारा जो ये ब्रेन है, इस ब्रेन में यहाँ पर देखिए आपको इस तरह की स्ट्रक्चर नज़र आती है यहाँ पर, और यहाँ पर एक फूली हुई स्ट्रक्चर नज़र आएगी इस तरह से। और ये आपका जो है डायनसेफेलॉन का फर्श और छत मैंने बना दी। तो ये होती कहाँ पर है? ये इस जगह पे होती है। ये जो मैंने ये राउंड लगाया है, ये पीयूष ग्रंथि है। तो अगर हम देखें तो ये क्या क्या है? इस तरफ जो फूली हुई स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इस तरफ जो फूली हुई स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, ये, और एक यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, ये एक इसके साथ में जुड़ी हुई ये संरचना नज़र आ रही है, ये, इनको सबको बाहर निकाल लेंगे तो हमें इसकी पोजीशन ध्यान में आएगी। तो देखिए मैंने सबसे पहले लिखा है वेंट्रल सरफेस ऑफ डायनसेफेलॉन। इसका मतलब हो गया जो डायनसेफेलॉन होता है उसके नीचे, तो ये 3 के नीचे है। देखिए ये तो डायनसेफेलॉन है आपका, तो सबसे पहला मैं लिख दूंगा डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के नीचे पहली बात आ गई। दूसरी बात हम देखते हैं डायनसेफेलॉन के नीचे, फिर है ये हाइपोथैलेमस है, तो ये हो गया हाइपोथैलेमस
के नीचे। तीसरी जो फूली हुई स्ट्रक्चर है उसको आप कहते हो ऑप्टिक क्याज्मा। ऑप्टिक क्याज्मा के नीचे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर आपको देखना है तो हमें डायनसेफेलॉन के नीचे ढूंढना पड़ेगा, हाइपोथैलेमस के नीचे ढूंढना पड़ेगा और ऑप्टिक क्याज्मा के नीचे ढूंढना पड़ेगा। तो ये इसकी पोजीशन होती है। अगर हम यहाँ न देख करके यहाँ अपने ढूंढें तो इस जगह पर जो है ऐसे साइड व्यू में हमें यहाँ नज़र आएगी। तो इसे आपने देखा। अच्छा, यहाँ पर जो बोन होती है उस बोन को हम क्या कहते हैं? स्फेनॉइड बोन कहते हैं। और स्फेनॉइड बोन में जो आप देख रहे हैं एक गर्त, जिसे सीला टर्सिका गर्त कहते हैं, उस गर्त के अंदर ये मौजूद रहती है। यानी कि जहाँ पर ये लगी हुई है, यहाँ पर एक हड्डी है, उस हड्डी में एक खांचा है, उस खांचे को, उस गर्त को हम सीला टर्सिका कहते हैं। ये कौन सा खांचा है भाई? सीला टर्सिका नाम का एक खांचा है, एक गर्त है, वहाँ पे रहती है। और ये सीला टर्सिका जो गर्त है, जो गड्ढा है, ये है कौन सी अस्थि में? उस अस्थि को हम बोलते हैं स्फेनॉइड बोन। ये यहाँ पर है। इसकी बात करें शेप कैसी है, तो शेप की बात करें तो मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान। जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि एक छोटा सा मटर के दाना जितना सा हमारे यहाँ पर स्थित है, पूरी बॉडी को पूरे जीवन काल तक संभाल के रखता है। अगर ये ना हो तो सारी एंडोक्राइन ग्लैंड का जो है कंट्रोल, वो कंट्रोल नहीं रहेगा उन पर, और वो कंट्रोल लेस हो जाएगी और अपनी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो एक छोटा सा मटर के दाने जितना सा आकार है, सबसे छोटे प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, तो इसका आकार मटर के दाने के समान है। अब देखते हैं हम ओरिजिन, और ओरिजिन का मतलब आप जानते हैं, इसे हम कहते हैं उत्पत्ति। और उत्पत्ति का अर्थ होता है ये किससे बनती है, तो ये बाह्य चर्म से बनने वाले स्ट्रक्चर है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन की बात करें तो एंटीरियर लोब, इसके 2 लोब होते हैं। जैसे ही हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो 2 लोब पढ़ेंगे इसके। तो इसका जो अग्रभाग है, जो अग्रपाली है, वो भ्रूणीय अवस्था में जो रस्का नाम का पाउच बनता है, ये वास्तव में है किसका? स्टोमोडियम। स्टोमोडियम से ओरिजिनेट होता है। स्टोमोडियम बक्कल कैविटी के पास की जो स्ट्रक्चर है वो उसकी आउट ग्रोथ है। स्टोमोडियम आउट ग्रोथ, यानी कहने का मतलब जो हम बक्कल कैविटी होती है उससे इस तरह से ऊपर उठ जाता है ये। तो ये मान लीजिए कि आपकी बक्कल कैविटी है, स्टोमोडियम है, और इससे ये आउट ग्रोथ आई। यह आउट ग्रोथ आगे चल करके डेवलप होगी एंटीरियर लोब में। और ये सारा बनता किससे है? ये एक्टोडर्म से। और अगर पोस्टीरियर लोब की बात करें तो ये जो डायनसेफेलॉन होता है, इसके आउट ग्रोथ से बनता है। तो ये देखिए, ये डायनसेफेलॉन है। जो डायनसेफेलॉन होता है, इसके पीछे की ओर आउट ग्रोथ बढ़ती है, तो इससे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे कि हम बोलते हैं इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम क्या बोलते हैं भाई? इनफंडीबुलम। और ये जो इनफंडीबुलम है, ये वो स्ट्रक्चर है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करके रखती है। तो ये जो बढ़ी हुई स्ट्रक्चर इनफंडीबुलम है, वास्तव में है किसकी आउटग्रोथ? ये डायनसेफेलॉन की है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका जो पीछे का भाग है, पीछे की पाली है, वो बनती है डायनसेफेलॉन के आउटग्रोथ से, और एंटीरियर लोब है वो रस्काज पाउच जो कि एम्ब्रियो में बक्कल कैविटी स्टोमोडियम की आउटग्रोथ होती है, उससे डेवलप होती है। और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो एक कंप्लीट पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपके 3rd to 5th मंथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो ये हो गया ओरिजिन की बात। अगर वेट की बात करें तो इसका जो वेट है वो 0.5 से लेके 0.7 ग्राम तक होता है, लेकिन ये 0.5 से 0.6 ग्राम तक जो है
ये मिलती किस में है? ये 0.5 से 0.6 ग्राम तक होती है मेल में, और थोड़ा सा वजन ज़्यादा होता है इन केस फीमेल, यानी महिलाओं में पीयूष ग्रंथि हल्की सी भारी होती है, बड़े आकार की होती है। अगर बात करें हम इसके स्ट्रक्चर की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके 2 भाग होते हैं, और 2 भाग में जो पहला भाग है वो मैंने लिख दिया है, उसे आपने एडिनोहाइपोफिसिस, और जो दूसरा भाग है उसे न्यूरोहाइपोफाइसिस के रूप में देखा है। इसको हिंदी में हम अग्रपाली कहते हैं, इसकी संरचना में अग्रपाली हो गई, और जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है इसको हम बोलते हैं पश्चपाली। तो 2 तरह की पालियाँ हो गई इसकी, अग्रपाली और पश्चपाली। अग्रपाली की बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं, पास डिस्टलिस, पास ट्यूबरेलिस और पास इंटरमीडिया, यानी कि मैं कहूँ DTI, ये D, ये T और ये I, DTI। ये DTI मिलकर के क्या बनाते हैं? DTI मिलकर के डिस्टलिस, ट्यूबरेलिस और इंटरमीडिया मिलकर के बनाते हैं इसका एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट। और जो NEI है, नर्वोशा, एमिनेंस और इन्फंडिबुलम, ये बनाते हैं इसका पश्च पार्ट। अब ये डिस्टलिस और ट्यूबरेलिस और इंटरमीडिया ये होते कहाँ हैं, कैसे नज़र आते हैं? तो इसको देखने के लिए आपको देखो, हम चलते हैं एक डायग्राम को लेकर के, तो डायग्राम से हमें समझ में आएगा कि किस तरह से हम इनको पहचानें। तो सबसे पहले तो मैं हाइपोथैलेमस बना लेता हूँ यहाँ पर। तो हाइपोथैलेमस बनाऊँगा तो मुझे हाइपोथैलेमस इस तरह से बनाना पड़ेगा। ये लो, ये मैंने बना दिया है हाइपोथैलेमस। आप समझ सकते हैं कि ये मैंने क्या बनाया है, हाइपोथैलेमस बनाया है। इसके साथ में अब मुझे बनाना है क्या, इसका एक एंटीरियर लोब बनाना है और एक पोस्टीरियर लोब बनाना है। अगर एंटीरियर लोब में बनाऊंगा तो वो कैसे बनाऊंगा? तो सबसे पहले मैं हाइपोथैलेमस की दीवारों से निकल करके एक इसका स्टेम ले आता हूँ, जिसके द्वारा हम इसको पहचान सकें। तो लीजिए, हमने क्या किया, एक इससे निकाल करके एक स्टेम लिया है और आगे का पार्ट इसका फूला हुआ बना दिया। देखिए, मैंने हाइपोथैलेमस का एक एक्सटेंडेड पार्ट लिया जो कि पहले संकरा था और बाद में अंत में फूल करके वो चौड़ा हो गया। जो इसका ये वाला भाग देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट कौन सा है? इसका इन्फंडिबुलम है। इन्फंडिबुलम वो स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा ये क्या इससे हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। और जो इसका बीच वाला पार्ट, जो अंतिम भाग है, वो फूला हुआ है, और फूला हुआ जो पार्ट देख रहे हो वो वाला पार्ट इसका क्या है? नर्वोशा है। तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट तो आपको एक्सटेंड करके दिखा दिए हैं, एक इन्फंडिबुलम और एक पार्श नर्वोशा। अब क्या करता हूँ मैं, इसका जो इन्फंडिबुलम है इसको घेर करके एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ। यहाँ से इन दोनों की तरफ से हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे। देखिए, यहाँ पर देखिए, हमें एक ये पार्ट नज़र आ रहा है और एक ये पार्ट नज़र आ रहा है। तो जो ये यहाँ पर पार्ट है ये कोलर शेप में है, कोलर शेप, ये घेरे हुए है। और ये कोलर शेप वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? वो पार्ट है पार्स ट्यूबरेलिस। ये कौन सा पार्ट है भाई? पार्स ट्यूबरेलिस। दूसरी बात, जो इसका सबसे आगे वाला भाग है जो फूला हुआ नजर आ रहा है आपको, वो वाला पार्ट कौन सा है? इसका पार्स ट्यूबरेलिस है, सॉरी डिस्टलिस है। इसका कौन सा पार्ट है? डिस्टलिस है। और अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है
जिसको मैंने डार्क शेड में बनाया है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ये वाला पार्ट कहलाएगा पार्स इंटरमीडिया। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा भाई? पार्स इंटरमीडिया। तो इस तरह से मैंने देखा कि इसके सारे पार्ट हमें नज़र आ रहे हैं, इसके सारे पार्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके मीडियन एमिन्स रह गया। देखिए ये वाला जो पार्ट है, इनको सबको अपन नाम दे देते हैं। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। और इसका देखें तो ये डी पार्ट है, ये ई पार्ट है, ये एफ पार्ट है। तो जो डी ई एफ है ये किसके हैं? पश्चेपाली के। तो देखिए डी कहाँ है? पार्श्वनवोषा, ये रहा डी। और एफ फॉर इन्फंडिबुलम, तो ये एफ हो गया यहाँ पर। और जो मीडियन एमिनेंस है वो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो है मीडियन एमिनेंस होता है। और ये भी किसका पार्ट है? इन्फंडिबुलम के साथ लगा हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला मीडियन एमिनेंस है। और इसे आप कहोगे क्या? ई वाला पार्ट। तो डी ई एफ ये तीनों पार्ट हो गए पोस्टीरियर लोब के, बाकी के तीनों बच गए ए बी सी, वो बच गए किसके? पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबरेलिस और पार्स इंटरमीडिया। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसकी स्ट्रक्चर में हमने आज बात की है एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट की और न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट की। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि हाइपोथैलेमस से किसका कनेक्शन कौन से लोब से होता है और उसका क्या फंक्शन होता है। तो ये एक जनरल व्यू था। अगले वीडियो में हम इसके स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। यह हमारा इंट्रोडक्शन हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड का, और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंट्रोडक्शन था उसमें हमने जाना कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसके क्या क्या नाम है, कहाँ पोजीशन होती है और कितने पार्ट होते हैं। यहाँ एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट हमने देख लिया और न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट देख लिया। यहाँ आपको एक चीज़ बताते हम चलें, 3/4 जो पार्ट है, इतना पार्ट जो है ये होता है और 1/4 पार्ट ये वाला होता है। तो मैं ये कहूँ 75% जो पार्ट है वो एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट से बना हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और 25% जो भाग है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग से बना हुआ है। इनमें अलग अलग तरह की जो ग्रंथिल सेल्स मिलती हैं एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट में, वो हम देखेंगे। जितने भी हार्मोन रिलीज होंगे वो इन पार्ट से होंगे। एडिनोहाइपोफाइसिस जो एंटीरियर लोब है उससे होंगे। न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट जो है किसी भी तरह के हार्मोन को सिंथेसाइज नहीं करेगा, केवल स्टोर करेगा हाइपोथैलेमस में बनाए गए 2 हार्मोन्स को, जो कि वैसोप्रेसिन होगा, वैसोप्रेसिन यानी ऑक्सीटोसिन और एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। केवल 2 हार्मोन को ये स्टोर करने का काम करेगा, बनेंगे हाइपोथैलेमस में। वो इसके हार्मोनल एक्शन में हम देखेंगे। लेकिन आज के चैप्टर में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जितना सीखा उसको आप रिवाइज कीजिए, और पिट्यूटरी ग्लैंड की जो स्ट्रक्चर है इसको कंटिन्यू हम अगले वीडियो में भी जारी रखेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है, और अगर यहाँ पर हार्मोन्स बन रहे हैं हाइपोथैलेमस में तो कौन सी सेल्स बना रही है और कैसे उसको डिलीवर कर रही है, और उसका एक्शन हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू हमारे टारगेट ऑर्गन पे हो रहा है। तो ये चीज़ हम क्या करेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।